Assalamu alaikum. Welcome to my new channel. This video is specifically for third year MBBS students who just have passed their second professional exam. इस वीडियो में मैं आप लोगों को थर्ड ईयर एमबीबीएस की डिटेल गाइडलाइंस शेयर करूंगी कि आप लोगों ने थर्ड ईयर को कैसे लेके चलना है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, और सबसे आखिर में मैं आप लोगों को एक ईयरली और मंथली प्लानर शेयर करूंगी। उस प्लानर के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने सारा साल किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि थर्ड ईयर के अंदर आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। देयर आर दी 4 सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू रीड थ्रू आउट द ईयर। The first one is pharmacology, second is pathology and microbiology, third one is forensic medicine and last is behavioral science. अब इसके अंदर जो फार्मा और माइक्रो है ये थोड़े टफेस्ट सब्जेक्ट हैं, ये थोड़े वोलाटाइल भी होते हैं, आप लोगों को सारा साल बहुत ज़्यादा भूलते हैं। माइक्रो आप लोगों को फिर भी हो जाती है, लेकिन फार्मा आप बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा भूलती है। अब हम लोग प्लानर की तरफ आते हैं। इस प्लानर का बेसिकली मकसद पता है क्या होता है कि आप लोग साल के शुरू में ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हो, अपनी स्टडीज़ को, अपने सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलते हो। ये आप लोगों को पता है कि जब आप लोग मेडिकल में आते हो तो मेडिकल में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कवर करने वाली। आप लोग अपने आप को जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलेंगे उतना ही आप लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो साल के एंड पे चीज़ें पाइल अप करने से बेहतर है कि आप लोग साल के शुरू में ही उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलें। अब मैं आपको प्लानर के बारे में बताती हूँ। अब अगर हमारे पास साल में 12 महीने हैं तो 12 में से 3 से 4 महीने आप लोग प्रॉफ के लिए निकाल दें, जिसके अंदर आप लोगों ने डेडिकेटेड स्टडीज़ करनी होती है। पीछे आप लोगों के पास बच जाते हैं 8 से 9 महीने। आप उन 8 से 9 महीने में आपने हर मंथ में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आपने अगर एक मंथ में 4 वीक्स हैं तो फार्मा और माइक्रो वोलाटाइल सब्जेक्ट्स हैं, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपने 1.5 वीक फार्मा को देने हैं, 1.5 वीक आपने माइक्रो को देने हैं, 6 डेज़ आपने फोरेंसिक को देने हैं, 1 डे आपने बीएस को देना है। बीएस को अगर आप देना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ आप समर वेकेशंस में, स्टैंड अप में या प्रॉफ में इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज हर किसी का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग्स। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हम डिफरेंट डिजीज़ में कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, उनके हमारी बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उनके थेराप्यूटिक या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब प्रॉफ के अंदर जो फार्मा का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का आता है। इसमें 135 मार्क्स आपके वाइवा और ऑस्पी के होते हैं, 135 मार्क्स आपके रिटर्न के होते हैं। रिटर्न में 70 मार्क्स के आपके एससीक्यूज़ होते हैं, 14 एससीक्यूज़ होते हैं, 1 एससीक्यू 5 मार्क्स का होता है, और आपके 65 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। 30 नंबर आप लोगों के होते हैं इंटरनल असेसमेंट। अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जनरल फार्माकोलॉजी, ये आप लोगों ने कवर करनी है लिपन कॉर्ड से। लिपन कॉर्ड के फर्स्ट 2 चैप्टर्स आप लोगों ने फोटोकॉपी करवा लेने। इसके साथ आपने जो जनरल फार्मा की डेफिनेशंस होंगी वो अली रज़ा फार्मा नोट्स से कवर हो जाएंगी। तो वो लिपन कॉर्ड के फर्स्ट 2 चैप्टर्स आप लोगों ने फोटोकॉपी करवा लेने हैं फॉर जनरल फार्माकोलॉजी। इसके बाद आप लोगों ने रिमेनिंग जितनी भी फार्मा के चैप्टर्स हैं उसमें आप लोगों ने कॉम्बो रखना है मिनी कैटसन का और कैप्लान का। मिनी कैटसन के टेबल्स और उसकी क्लासिफिकेशन और जो कैप्लान है वो आप लोगों ने सारी करनी है। तो ये कॉम्बो आपने लास्ट में फॉलो करना है। अब कुछ हमारे सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं कि मिनी कैटसन एमसीक्यू सॉल्व करवाती है, लिपन कॉर्ड आपके एससीक्यू सॉल्व करवाती है। अगर आप बहुत ही लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं और आप 3-4 किताबें इकट्ठे पढ़ सकते हैं तो आप मिनी कैटसन को लिपन कॉर्ड कॉम्बो रख लें, लेकिन इतना पढ़ने का टाइम ही नहीं होता। तो बुक्स वो रखें जो आपसे इजीली कवर हो जाएं। तो कोशिश करें कि मिनी कैटसन और कैप्लान का कॉम्बो रख लें, क्योंकि आपके मैक्सिमम एससीक्यूज एमसीक्यूज इन दोनों से कवर हो जाते हैं। अब जो सेकंड चैप्टर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके लिए वही आपने मिनी कैटसन और कैप्लान का कॉम्बो रखना है। आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अच्छे तरीके से करना है बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द फार्मा। आपको एएनएस की ड्रग्स आएंगी तो आपको सीवीएस की ड्रग्स आएंगी, आपको एएनएस की ड्रग्स आएंगी तो आपका अस्थमा का चैप्टर कवर होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एएनएस पे फुल फोकस करना है। एएनएस के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सीवीएस का। सीवीएस के अंदर आप लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन की ड्रग्स, हार्ट फेलियर, एंजाइना, डायजुरेटिक्स, ये ड्रग्स पढ़ेंगे। डायजुरेसिस आप लोगों ने सेकेंड ईयर में रीनल फिजियोलॉजी में कवर किया होगा, तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प आउट हो जाएगी। सीवीएस ब्लड का चैप्टर जो है वो सेपरेट होता है, लेकिन मोस्टली ये कॉलेजेस में सीवीएस के साथ ही इसको पढ़ाया जाता है और इसका टेस्ट भी सीवीएस के साथ लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप लोगों के सीएनएस के अंदर सीएनएस में मोस्टली जो आप ड्रग्स कवर करते हैं वो होती हैं एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग, डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक्स, पार्किंसन डिजीज़। इसके अलावा इसमें आप लोग पढ़ेंगे ओपियोइड्स और एनेस्थीसिया, एल्कोहल्स। जो हमारे पास नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ड्रग्स होंगे वो आप लोग इसके अंदर कवर करेंगे। अब सीएनएस और इससे नेक्स्ट कीमो, ये थोड़े लेंथी चैप्टर्स हैं। इसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कीमो छोड़ देते हैं और पास पेपर से कवर कर लेते हैं। लेकिन बिलीव करें, कीमो आप लोग एक दफ़ा अच्छे से कर लेना तो ये आपको ज़्यादा रिटेन रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ फार्मा।
तो आपने क्या करना है कि आपने जब वीडियो सुननी है तो इसके बाद आप लोगों ने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। अगर आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग नहीं कर सकते तो मैं अपनी वीडियोज़ में मोस्टली नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो आप बेशक उन नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लें और उसको देखते हुए अपने नोट्स बना लें। आप लोगों ने सीएनएस और कीमो के लास्ट में शॉर्ट लिस्टिंग करनी है और प्रॉफ में आपने भी वही मेन चीज़ें आपने रिवाइज़ करके जानी है, क्योंकि पूरी सीएनएस और कीमो आपसे रिवाइज़ हो ही नहीं पाती। प्रॉफ में आप लोगों का इतना टाइम ही नहीं होता, तो आप लोगों ने लास्ट में इन दोनों को शॉर्ट लिस्टिंग कर लेना है। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर आता है एंडोक्रिनोलॉजी का। एंडो के अंदर आप लोग पढ़ते हो मोस्टली डायबिटीज़ से रिलेटेड ड्रग्स पढ़ते हो, इंसुलिन वगैरह। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स की ड्रग्स पढ़ते हो और स्टीरॉइड्स पढ़ते हो, फोलिक एसिड, वाइटामिन, इनसे रिलेटेड आप लोग ड्रग्स पढ़ते हो, अनीमिया से रिलेटेड ड्रग्स पढ़ते हो। तो एंडो में से एक ऐसी क्यों आता है, इसकी वेटेज थोड़ी कम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज फॉर द वाइवा। एंडो के बाद हमारे पास बच जाते हैं माइनर टॉपिक्स। माइनर टॉपिक्स में हमारे पास जीआईटी आता है। जीआईटी के अंदर आप लोग डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की ड्रग स्टडी करते हो। इसके बाद अस्थमा आता है। अस्थमा के अंदर एक्यूट, क्रॉनिक अस्थमा और कफ से रिलेटेड ड्रग्स पढ़ते हो। इसके बाद आप लोगों का आता है एनसेड। एनसेड का पूरी किताब में एक ही चैप्टर है और इसका 9 मार्क्स की वेटेज है रिटर्न के अंदर। तो देखें, आप पूरी एनसेड एक चैप्टर 9 मार्क्स की वेटेज ले रही है। इसके कंपेयर में एएनएस के 5 चैप्टर हैं और उसके टोटल मिला के वेटेज 18 है। तो एनसेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एनसेड के अंदर मोस्टली आप लोग पेन किलर स्टडी करते हो। इसकी आपको मिनी कैल्शियम से और कैप्लान से इजीली आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के आती है मिसलिनियस ड्रग्स। मिसलिनियस के अंदर हमारे पास माइनर टॉपिक्स होते हैं, डर्मा, सर्जरी, पीड्स। अब होता क्या है कि आप जब सारी फार्मा पढ़ लेते हो ना, तो उन्हीं की ड्रग्स यहाँ पे कंपाइल की होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डर्माटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही माइनर टॉपिक्स होते हैं, आप लोगों के एक दिन में कवर हो जाएंगे। अगर डर्माटोलॉजी है तो हम लोगों ने पढ़ा है कीमो के अंदर जो फंगल और बैक्टीरियल ड्रग्स होंगी वो हम लोग एक्ने के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, तो हमारी इस तरह डर्मा की ड्रग्स कवर हो जाएंगी। इस तरह अगर हम लोग सर्जरी देख लेते हैं तो हम लोग सीएनएस के अंदर पढ़ रहे हैं, एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं, पेन किलर्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वो सर्जरी में भी दे देंगे, सर्जरी वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। यानी क्या मिसलिनियस अगर आप बाकी चैप्टर्स कवर कर लेते हैं ना, तो ये वाला पोर्शन आप लोगों का खुद ब खुद कवर हो जाता है। लास्ट बात कर लेते हैं फार्मा के एमसीक्यूज़ की। आपने इसकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कैसे करनी है। मिनी कैटजिंग में हर चैप्टर के लास्ट पे कुछ एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, उनके साथ में उनकी डिटेल्स भी दी हुई हैं। तो अक्सर ऐसा होगा कि आपने मिनी कैटजिंग का फुल चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने पे आएंगे तो वो एमसीक्यू चैप्टर से मैच ही नहीं कर रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, आपने चैप्टर पूरा रीड करना है। जब एमसीक्यू सॉल्व करने पे आएंगे ना, तो उनकी डिटेल्स में जो आपको नई चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं, आपने उनको हाईलाइट कर लेना है और स्टिकी नोट उसके ऊपर लगा देने हैं। इसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में ये होगा कि जब आप प्रॉफ देने जाएंगे तो आपको पूरी पूरी डिटेल्स पढ़नी नहीं पड़ेंगी, आप बस सिंपली वो नोट्स पढ़ेंगे तो आपके वो एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। आपने एक तो मिनी कैटजिंग की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करने हैं। सेकेंडली आपने एमएसएस की एक पास्ट यूएचएस की एमसीक्यूज़ की बुक है, आपने वो लास्ट में फॉलो करनी है। मैंने वो अक्टूबर में ली थी और मैं बड़ा पछताई थी कि मुझे साल के शुरू में लेनी चाहिए थी। आप लोगों के पास साल के शुरू में जब टेस्ट होंगे तो बहुत टाइम होगा चैप्टर कवर करने का, तो कोशिश करें कि वो एमसीक्यूज़ साथ-साथ उसके करते प्रैक्टिस करते जाएँ। उन एमसीक्यूज़ में ना एक्चुअली हर एमसीक्यू के नीचे डिटेल्स दी हुई है कि ये ऑप्शन क्यों है और ये ऑप्शन क्यों नहीं है, तो वो बड़ी हेल्पफुल रहेगी फार्मा में आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जनरल पैथोलॉजी। पैथो और माइक्रो का इकट्ठा एग्जाम होता है। इन दोनों का एग्जाम 300 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स आपके रिटर्न के होते हैं और 150 आपके वाइवा के होते हैं। अब जो जनरल पैथो है, स्पेशल पैथो आप लोग 4th ईयर में पढ़ेंगे, जनरल आप लोगों की 3rd ईयर में। पैथो इज़ जस्ट लाइक योर फिजियो। जिस तरह आप लोग फिजियो पढ़ते थे उसको शॉर्ट लिस्टिंग करते थे, इसी तरह आप लोगों ने पैथो पढ़ के उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। इसके लिए जो आपको बुक रिक्वायर है दैट इज़ द मीडियम रॉबिन्स। आप लोग बिग रॉबिन्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिग रॉबिन इज़ अ लिटिल बिट लेंथी, वो आपसे कवर नहीं होती है और आप कंपाइल करना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप मीडियम रॉबिन्स रखें। मीडियम रॉबिन से करने के बाद आपकी सारी की सारी पैथो जो प्रॉफ के हवाले से है वो सारी कवर हो जाती है। तो लाइक कोई भी उसमें डेफिशिएंसी नहीं रहती। तो मीडियम रॉबिन से पढ़ने के बाद आप उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करें। नेक्स्ट हमारे पास आती है माइक्रो। माइक्रो के आपने जितने हो सकते हैं नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये भी वोलेटाइल है फार्मा की तरह, यह आपको बहुत ज़्यादा भूलेगी। लेकिन जब आप इसके नोट्स बनाएंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे, बाकी चीज़ों से कंपेयर, बाकी बैक्टीरिया से कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो आप लोगों को चीज़ें रिटेन रह जाएंगी। आपने जितना हो सकता है माइक्रो के नोट्स बनाने हैं। इसके लिए जो आपने बुक फॉलो करनी है दैट इज़ लेविंसन। आप या तो लेविंसन से पढ़ने के बाद नोट्स बना लें, या एक दूसरी बुक है स्केची। लेविंसन से पढ़ने के बाद आप स्केची पे चीज़ें नोट डाउन कर लें। स्केची में क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो आपको इस तरह वो याद रह जाते हैं। प्रॉफ के अंदर आपको बैक्टीरिया याद नहीं आ रहा होता, आपको उसकी पिक्चर याद आ रही होती है, इस तरह से आप इजीली क्लिक कर जाते हो। तो ये पिक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं आपके लिए। तो या तो आप लेविंसन से पढ़ने के बाद नोट्स बना लो, या आप लेविंसन से पढ़ के स्केची पे जो चीज़ें लैग कर रही हैं आप वहाँ पे नोट डाउन कर लो।
अब जो एमसीक्यू सोर्सेज आपको इसके लिए चाहिए, जनरल पैथो के लिए आप लोग ले लें पैथो रिव्यू, क्योंकि पैथो रिव्यू गाइडेड रिव्यू की तरह एक बुक है। इसमें एमसीक्यूज़ थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर आप लोगों के पास टाइम है तो कोशिश करें तब उसको प्रैक्टिस कर लें, बेशक एट द एंड ऑफ ईयर आप उसको ना करें। तो पैथोलॉजी के लिए हमारे पास पैथो रिव्यू हो गई। माइक्रो के एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने बुक की लाइंस करनी है, और इसके साथ आपने माइक्रो की लेविंसन की एक्सरसाइज करनी है। हमारे मुझे याद है टेस्ट के अंदर स्टैंड अप के अंदर बुक्स की जो एक्सरसाइज है उसकी डिक्टो कॉपी लाइंस और ऑप्शंस वैसे ही उठ के एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आए होते थे, तो आपने इसकी एक्सरसाइज की एमसीक्यूज लाजमी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन का पेपर 200 मार्क्स का होता है। इसमें 90 मार्क्स होते हैं रिटन के, 90 का होता है वाइवा और ऑस्वी, और रिमेनिंग 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। रिटन के अंदर आप लोगों के 9 एससीक्यूज़ होते हैं, हर एससीक्यू 5 मार्क का होता है, टोटल आप लोगों के बन जाते हैं 45 मार्क्स, और 45 मार्क्स आप लोगों के एमसीक्यूज़ के होते हैं। अब फोरेंसिक के लिए जो आप लोगों को बुक्स चाहिए ना, उसमें सबसे पहले आती है एनआरए। इसके अलावा इसके बाद आपने शहबाज या परिख, इन दोनों में से कोई एक फॉलो करनी होती है। आप शहबाज या परिख रख के 60 to 70% सिलेबस कवर कर जाते हैं। रिमेनिंग 30% कवर करने के लिए आपको एनआरए चाहिए, क्योंकि एनआरए की बुक्स जो होती हैं, जो लाइंस होती हैं बुक में से, वो डिक्टो कॉपी एमसीक्यू फॉर्म में आई होती हैं, और इसके अलावा जो एनआरए की पिक्स होती हैं वो आपको ऑस्वी में दे देते हैं। तो एनआरए आपने लाजमी रखनी है शहबाज या परिख, इन दोनों में से एक के साथ। ठीक है, अब आते हैं फोरेंसिक के एमसीक्यूज़ हमारे पास ट्रिकी आते हैं, ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आप तीनों किताबें भी पढ़ लेंगे ना, तब भी आप इसके सारे एमसीक्यूज़ नहीं कर पाते, इसके थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मकसूद फोरेंसिक करें, उनमें इसमें इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। आप जब स्टार्ट ऑफ ईयर से ही हर टेस्ट में उसके चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको उतना ही माइंड शार्प होता जाएगा, उतनी ही आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मकसूद फोरेंसिक पढ़ें। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाती है बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस के लिए हमारे पास 2 किताबें हैं, मुअद्दत तराना और फ्रेंड्स। लोग क्या करते हैं कि लोग मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स पढ़ते हैं। आप लोग मुअद्दत तराना पढ़ के उसमें शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो, उसमें चीज़ें मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट वन। नहीं तो आप फ्रेंड्स पढ़ सकते हो। फ्रेंड बेसिकली मुअद्दत तराना की ही शॉर्ट बुक है। तो फ्रेंड्स के अंदर जो है आप एससीक्यूज़ किस तरह सॉल्व करने हैं वो आपकी लाइक हेडिंग्स के फॉर्म में उसने चीज़ें दी हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो। अब अगर एमसीक्यूज़ की बारी आती है तो एमसीक्यूज़ में मुअद्दत की लाइंस आती हैं। इसके अलावा फ्रेंड जो बुक है इसकी हर चैप्टर के एंड में आप लोगों को एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आप लोग मुअद्दत लास्ट में पढ़ना, क्योंकि मुअद्दत की जो लाइंस होती हैं वही आपके डिक्टो कॉपी एमसीक्यूज़ में आई होती हैं। अब लास्ट में आपने जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करना है, फार्मा, पैथो, फोरेंसिक, बीएस, कोई भी सब्जेक्ट, आपने सबसे पहले कॉलेज में उसके लेक्चर्स जब लेंगे तो आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी कि हम इस स्टेप में बेसिकली ये चीज़ पढ़ रहे हैं। एक हल्का सा एक स्केच बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप आता है कि आपने जब उसको पढ़ने बैठना है, उसको तैयार करना है, सबसे पहले आपने पास्ट पेपर्स खोलने हैं। पास्ट पेपर से क्वेश्चंस को आपने स्केची पे, उसके स्टिकी नोट्स पे लिख के आपने चैप्टर के ऊपर लगा देने हैं, या ऐसे कर लें या पास पेपर एक दफ़ा रीड कर लें। तो ये सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होगा कि आपने जब कॉलेज में लेक्चर्स लिए आपने तब वहाँ इसको समझना है। सेकंड, आप लोगों ने इसके जो पास पेपर्स हैं आपने एक दफ़ा उसको रीड देनी है, या जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको एक स्टिकी नोट पे लिख के चैप्टर पे लगा देने हैं। थर्ड आता है कि आपने उसके लेक्चर लेना है। आप लेक्चर कहीं से भी ले सकते हैं। आपने जब उसका लेक्चर लेंगे ना, तो आपको चीज़ एक दफ़ा प्रॉपर माइंड में मैप बन जाएगा कि मैंने इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़नी है और पास्ट पेपर में इसका ये सवाल आया हुआ था, मैंने इसको देखा है अभी। लेक्चर पढ़ने के बाद आप बुक पे आएँ। बुक उसके बाद लेक्चर के बाद आप लोग बुक को रीड करें।